नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास कश्यप भाग 5। दया की शादी तय हो गई है। दोनों ही पक्षों का आग्रह है कि डीडी इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहे। वही निमित्त बना है इस विवाह का। शास्त्री जी ने तो निमंत्रण पत्रिका भेजते हुए लिखा, मैंने बच्चों से कहा कि कार्ड पर परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा के साथ साथ श्रीयुत देवी दत्त तिवारी की महती कृपा का भी उल्लेख करना चाहिए था। बम्बई में पंत जी की बिरादरी की कोई व्यक्ति नहीं है। इष्ट मित्रों की बारात ही ले जा रहे हैं। डीडी को बाराती बनना ही होगा, न केवल इसलिए कि वह वर का मित्र है, बल्कि इसलिए भी कि विवाह ठहराया ही उसी ने है, और सो भी इतने अच्छे ग्रह नक्षत्रों वाली से कि इधर शादी की बात पक्की हुई और उधर वर महोदय क्लर्क से अफसर हो गए। किंतु डीडी जाना चाहते हुए भी अपना जांच सकना मुश्किल पा रहा है। डीडी बहुत व्यस्त है इन दिनों। कनाडा से जो आने वाली थी गुलनार सो आ गई है। अधेड़ है, सुंदर है, एक बार 16 और पुनः 24 वर्ष की वय में विवाह करके देख चुकी है, और दोनों ही बार स्त्री पुरुष के साहचर्य की यह परंपरागत व्यवस्था उन्हें रास नहीं आई है। कामकाज में जुटे रहने के मामले में भूतनी है। उन्हें इस बात पर गर्व है कि मर्द भले ही थक जाएं, मैं श्रम से थकती नहीं। कठिन श्रम करना तो जानती ही है, प्रबंध कौशल भी बहुत है उनमें, परिष्कृत है, विदुषी है, फिल्म माध्यम से बहुत अनुराग है उन्हें। सहायक के रूप में डीडी उन्हें पसंद आया है। आरंभ में गुलनार के अपरिष्कार के सामने मध्यम वर्गीय डीडी की घिघी बंध जाती है। समझ में ही नहीं आता था कि जींस और टॉप पहनने वाली, सिगरेट शराब पीने वाली इस नारी से कैसे बात करे जो नरपुंगव बनी उसके समक्ष विराजमान है। अब खुल गया है, थोड़ा खुला है तो गुलनार पर प्रकट हुआ है कि वह केवल परिश्रमी और सरल ही नहीं, मेधावी भी है। पाश्चात्य सिनेमा और साहित्य का अच्छा ज्ञान है उसे, और कलात्मक सुरुचि से संपन्न है वो। आरंभ में उसे लगता था कि ऐसी औरत से कैसे बात की जा सकती है जो अपने को औरत न जता बता रही हो। अब उसे अनुभव होता है कि ऐसी औरत से बात करने में भी एक सुविधा ही है जो औरत के रूप में प्रस्तुत न हो। कभी कभी गुलनार डीडी को होटल में अपने कमरे में भी ले जाती है। नहा धोकर गाउन पहने वह उसके पास या सामने बैठी रहती है। यौवन गुलनार का बीत चुका है, लेकिन बनाए हुए है वह उसे साग्रह। इसलिए उसके संदर्भ में यौवन भार मंथरा विशेषण का प्रयोग करते हुए मेरी लेखनी हिचकती नहीं। काजू टूंगती, जिन एंड टॉनिक पीती, पटकथा के विषय में परामर्श करती हुई गुलनार के पीन पयोधर बहुधा दिख जाते हैं डीडी को। किंतु मोटे फ्रेम के पढ़ने वाले चश्मे से झांकती गुलनार की नीली आंखें, जो उसे फ्रांसीसी माँ से विरासत में मिली है, बराबर डीडी को यही संकेत देती है कि यहाँ पयोधर प्रदर्शन नहीं, पटकथा लेखन हो रहा है। काम पूरा हो जाने के बाद वह टेबल लैंप बुझा देती है, अपना हैंड मास्टराना चश्मा उतारती है, टांगे किसी स्टूल पर रखकर एक बाँह का तकिया बनाकर सोफे पर निढाल हो जाती है। अब उसके स्तन ही नहीं, पिंडलियाँ और जांघें भी यदाकदा झलक जाती हैं। कभी कभी गुलनार होटल से ही प्रसारित पाश्चात्य संगीत धारा बटन दबाकर मुक्त कर देती है। नाचती है अकेली और कहती है अंग्रेजी में, अफसोस तुम नाचना ही नहीं जानते, सीखते क्यों नहीं। और जब गुलनार नाचती होती है मंद मंथर किसी धुन पर, तो उसके उभरे किंतु कसे अंग आंखों के सामने घूमते किसी दोलों की तरह डीडी को सम्मोहित सा कर जाते हैं। ऐसे क्षणों में गुलनार की वे नीली आंखें कहती होती हैं, हाँ अब पटकथा लेखन नहीं, अंग प्रदर्शन हो रहा है। किंतु आवश्यक नहीं कि यह सप्रयोजन ही हो, और हो भी तो यह कतई जरूरी नहीं कि वह प्रयोजन इसी सामने बैठे व्यक्ति से इसी क्षण से हो। मुझे तुमसे कोई भय नहीं, ऐसा कहता है गुलनार का तन मन। ऐसा ही उत्तर गुलनार को दे सकना सीख रहा है डीडी। सहज साध्य नहीं है यह काम इस मूलतः मध्यम वर्गीय नवयुवक के लिए, जिसे जीती जागती उगरी टांगे दुर्लभ जंतुओं की श्रेणी में रखनी पड़ी है अब तक। और चिकनी लोम रहित टांगे तो किसी से कहिएगा नहीं, कम से कम गुलनार से तो मत ही। उसे पाश्चात्य फिल्मों और विज्ञापनों के अतिरिक्त कहीं देखी नहीं है पहले। कठिनाई कुछ और भी हो यूं बढ़ जाती है कि गुलनार प्रेम और यौन प्रसंगों की चर्चा नहीं संकोच करती है। उसकी बातें सुनकर ऐसी धारणा बनती है, ऐसी धारणा ही वह बनवाना भी चाहती है कि विशिष्ट और साधारण सभी नर इस मादा विशेष से प्रणय निवेदन करते रहे हैं। डीडी के मुंह से किसी भी अमेरिकी अभिनेता, लेखक, कवि, दिग्दर्शक का नाम निकला नहीं कि गुलनार के संस्मरणों में वह पतलून उतारता प्रकट हो जाता है। और क्षमा कीजिएगा, गुलनार को कोई ऐसा खास कस्तूरी भी नहीं लगता वह दिगंबर ओढ़कर। ही हैज़ दिस फ्लॉपिंग बैली डियर एंड ही फायर्स बिफोर यू कुड से फायर। उसकी थुलथुल तोंद है और तुम दाग कहो इससे पहले वह गोली दाग चुका होता है। कठिनाई दर कठिनाई यह है कि बेबी के प्रेमी डीडी को शुद्ध शारीरिक बौद्धिक स्तर पर ही सही गुलनार की ओर आकर्षित होना पाप तुल्य प्रतीत होता है। तो वह भी जिन टॉनिक का गिलास हाथ में लिए उसी सोफे के किसी सुदूर कोने पर सिर टिकाए हुए
गुलनार को यह संकेत देने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ, इतना अबोध या झेपू नहीं कि कोई अच्छी चीज़ देखूँ तो आंखों से दाद भी न दूँ, लेकिन मार तमाम ऐसी ही चीज़ें देखती हुई कटती आई हैं यह जिंदगी। कोई ऐसी उतावली नहीं है मुझे। इस समय अंग्रेजी मुहावरे में कहूँ तो मेरे लिए हाथ रमड़ियों से भरे पड़े हैं, किंतु जैसा मैंने कहा, कोई सहज नहीं यह मुद्रा साध लेना उसके लिए जिसने अब तक केवल कल्पना में ही रमण किया हो। गुलनार फ्रांसीसी दूरदर्शन के लिए भारत विषयक फिल्में बनाने आई है। पर्यटक केंद्रों की यात्रा कर रहा है डीडी इस दल के साथ। गुलनार के शेष सभी सहायक कनाडा के फ्रांसीसी भाषा भाषी युवक युवतियाँ हैं। डीडी भारत से उनका संपर्क सूत्र है, इसलिए भले ही वह उनके जीवन और चिंतन के विषय में जिज्ञासु है, उसका सारा समय उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में बीतता है। इसी जिज्ञासा समाधान के सतत क्रम में एक दिन उदयपुर के होटल में वह गुलनार को अपने प्रेमरत होने की सूचना देने को बाध्य हो गया। डीडी और गुलनार बैठे पी रहे थे। डीडी ऑरेंज स्वेक्स और गुलनार विस्की सोडा। डीडी ने गुलनार के लिए तीसरे पैग में सोडा मिलाकर दिया। गुलनार ने फ्रांसीसी में उसका धन्यवाद किया। मेक्सी वह ठीक से समझ नहीं पाया। तब गुलनार ने अंग्रेजी में पूछा, थैंक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? डीडी ने बताया, धन्यवाद। गुलनार बोली, धनिया बैड। डीडी जो उस क्षण सिक्वेस की घूंट भर रहा था, फुईक करके हंसा और उसकी फुहार उसके मुंह से निकलकर गुलनार के नीचे गले वाले ब्लाउज पर जा पड़ी। डीडी क्षमा याचना करते हुए उठा। उसने समझाया कि हंसी क्यों आई और अपने रुमाल को उसके ब्लाउज पर ब्लॉटिंग पेपर की तरह लगा दिया। गुलनार ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने अंततः मुझे पटा देखने का निर्णय कर डाला है कुंवारे बालक? डीडी झेप गया। झेपते झेपते ही उसने कहा, बाप रे, कभी नहीं। क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जो तुम यह सोच बैठी? गुलनार ने कहा अंग्रेजी में कि सभी पटाने की कोशिश करते हैं, खासकर अपने घरों से दूर किसी लोकेशन में। एक बार पूछ देखना तो हर मर्द अपना फर्ज समझता है। यहाँ भी जाकर तुम सब कमरों में झाँक आओ, हमारे दल के सभी मर्द सहज जिज्ञासा लेकर किसी न किसी औरत के पास पहुँचे ही होंगे। गुलनार ने फिर डीडी का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े ठस्से से पूछा अंग्रेजी में, क्या तुम आश्वस्त हो कि तुम्हारा मुझे पटा देखने का कोई विचार नहीं? परिष्कार का ही संबल था। डीडी ने कहा अंग्रेजी में, क्या वह पूछने का दुस्साहस कर सकता हूँ कि क्या कहीं तुम मुझे पटा देखने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? गुड हेवंस नो। गुलनार ने लगभग डीडी की नकल उतारते हुए कहा। दोनों हंसे। यह निर्णायक घड़ी थी। डीडी वहीं उसके सामने खड़ा रह सकता था या लौटकर अपने आसन पर बैठ जा सकता था। उसने लौट जाना पसंद किया। गुलनार ने एक घूंट हलक तले उतारा और कहा, प्रकट है कि तुम किसी प्यार में डूबे हुए हो इन दिनों। बताओगे किससे, अगर मेरी यह जिज्ञासा अनुचित न जान पड़ती हो? प्रेमी पूत। डीडी ने कहा, बताने को कुछ खास है नहीं, वह एक प्यारी सी लड़की है बस। गुलनार मुस्कुराई बोली, सी इज़ ए लवली गर्ल पीरियड, ही इज़ ए हैंडसम बॉय पीरियड। उस किस्म का प्यार मेरा जाना हुआ एक खास उम्र में अच्छा लगता है। तुम डीडी निश्चय ही अभी अविश्वसनीय रूप से छोटे होगे। क्या उम्र है तुम्हारी? डीडी ने बताया 21। गुलनार ने बचा हुआ पैक जल्दी जल्दी पिया। उठी। डीडी भी उठा। गुलनार ने डीडी का गाल थपथपाया और कहा, बेचारा बच्चा, अब जा सो जा, नहीं तो माताजी गुस्सा होंगी। सुबह ठीक 6 बजे तैयार हो जाना। और हाँ, तुझे सलाह देने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन अगर मेरे अनुभव की सीख सुनना चाहे तो वह यही है कि हम रचनाधर्मी कलाकारों के लिए जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वह यहाँ होती है हमारे भेजे में। वहाँ हमारी या और किसी की टांगों के बीच या पसलियों के पीछे स्थित नहीं होती वह। और तो और जो दूसरों के वहाँ स्थित होते हैं वे भी हमारे यहाँ ही होते हैं भेजे में। वी फील एंड फक दी आवर माइंड्स लवर बॉय। डीडी सुनकर लजाया, सिर झुकाए चला गया। गुलनार उसे देखती रही। जब दरवाज़ा बंद करता हुआ वह निकल गया तो गुलनार ने कहा अपने से, ही इज़ ए हैंडसम बॉय पीरियड, और दुख व्यक्त किया इस बात पर कि वह जो है ना, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम रचनाधर्मी कलाकारों के लिए वह अनुभव कुछ भी कहे, केवल यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ और न जाने कहाँ कहाँ स्थित है। और जब तमाम तरह के लोशन लगाकर गोलियां खाकर वह सोने लगी तो गुलनार ने इस बात अतिरिक्त दुख व्यक्त किया कि मैं क्यों एक बालक को मर्द बनाने की सोच रही हूँ। इस गुलनार से डीडी को कहना है कि मैं बीच काम में छुट्टी जाना चाहता हूँ। आसान नहीं है यह बात। अंत में यह तय होता है कि डीडी जयपुर में शूटिंग करा के दिल्ली तक साथ चलेगा और वहाँ से अल्मोड़ा चला जाएगा। शादी में शामिल होकर तुरंत वापस आ जाएगा ताकि गुलनार के दल के साथ आगरा, खजुराहो, वाराणसी जा सके। गुलनार के लिए $1 वैसा ही है जैसा कि संपन्न भारतीय के लिए ₹1। वह हर खर्च के संदर्भ में पूछती है डॉलरों में कितना, और वही राशि जो मध्यम वर्गीय डीडी को रुपयों में बहुत बड़ी मालूम होती है, संपन्न गुलनार को डॉलरों में असंभव रूप से छोटी नजर आती है। शादी के लिए किस वक्त पहुंचना होता है? टैक्सी में आने जाने से एक दिन बच सकता है तो टैक्सी से जाए। डीडी पैसे नहीं है, कितने लगते हैं? बस
मुझसे ले ले, संकोच न करें। साथ में एक ग्रिप यानी सहायक ले जाएं, कैमरा वगैरह ले जाएं, विवाह की पहाड़ों की शूटिंग कर लाएं। किसकी शादी है? सी इज ए लवली गर्ल पीरियड की तो नहीं, उसकी बड़ी बहन की वंडरफुल। पर वह वहाँ मिलेगी तो मिलेगी वंडरफुल। मैनी हैप्पी लैंडिंग्स। डीडी विवाह में दया को देने के लिए उपहार लेना चाहता है और यहाँ भी गुलनार उसे बजट से बाहर कर देती है और पैसे हठपूर्वक स्वयं दे देती है। तब डीडी अपने पैसों से एक और उपहार खरीदने में जुट जाता है। उसके लिए गुलनार पूछती है। हाँ, उसके लिए, डीडी कहता है। गुलनार वे तमाम चीज़ें नापसंद कर देती है जिनमें से कोई एक डीडी लेना चाहता है और जो किसी भारतीय लड़की देने के लिए गुलनार के मस्तिष्क में भारतीय लड़की की जो कल्पना है वह उसकी दृष्टि पाजेब, हसिया, घाघरा, चोली, बोरला, परांदे, बनारसी स्टोल जैसी चीज़ों पर टिकी रहती है। अंत में डीडी बांधनी की एक सिल्क साड़ी लेता है। गुलनार पाजेब भी बंधवा देती है, खासतौर से ऐसे चुनकर जो झनक झनक बजते हों। मेरी ओर से वह कहती है ताकि तुम्हें उसके आने की पूर्व सूचना मिलती रहा करे। पता है तुझे, मैं 16 की थी जब मैंने पहला विवाह किया। वह कूड़मगज आइस हॉकी का खिलाड़ी था, वह जो था हैंडसम बॉय पीरियड। मैं कूड़मगज चीयर लीडर थी, मैं थी जो लवली गर्ल पीरियड। दया के विवाह के प्रसंग में डीडी का शास्त्री जी से पत्र व्यवहार होता रहा, नितांत घरेलू और कामकाजी सा, जिसमें शास्त्री जी ही कभी कभी कोई पंडिताओं सा मजाक कर जाने या श्लोक ठोक देने की धृष्टता करते आए हैं। बालक डीडी सर्वथा बुजुर्ग बना हुआ है और पिछले कई पत्र से उसने औपचारिक कुमाऊनी में ही लिखे हैं। इन पत्रों से शास्त्री जी के मन में डीडी के दबे ढके लड़के के रूप में छवि उभरती है, किंतु यही दबा ढका लड़का उसे बेढंगी रफ्तार से वही बेतुके पत्र बेबी के नाम डालता चला जा रहा है। साहित्य अनुरागी शास्त्री जी, जिनके पिता को सदा यह शिकायत रही है कि चिरंजीव विष्णु दत्त की धर्मशास्त्र से अधिक रुचि ललित साहित्य में है और वह जयशंकर प्रसाद, शिवचरण गुप्ता प्रभृति कतिपय वैश्यों की संगीत में हिंदी अंग्रेजी की उलझुल पुस्तकें पढ़ता है, डीडी के इन पत्रों को भी बाँचते रहे यथापूर्व और मैत्रेयी के हित पर उन पर टीका भी करते रहे। अब अपने को यह धोखा दे सकना असंभव था कि ये पत्र किसी परोक्ष विधि से आयुष्मती दया को संबोधित है। गनीमत है कि लड़का अब प्रेम पुराण नहीं छेड़ता इन पत्रों में। शास्त्री जी नहीं जानते कि लड़के को मालूम हो चुका है, लड़की की कृपा से, कि हे निर्मलवन, जब तुम उसे लिखते रहे होते हो तब अपने को ही नहीं अपने भावी ससुर को भी लिख रहे होते हो। पत्र अब इतने बड़े नहीं होते कि बैरंग हो जाए। उनमें अधिकतर किसी हाल में पढ़ी पुस्तक या हाल में देखी फिल्म या हाल में मिले व्यक्ति की ही समीक्षा सी होती है। वैचारिक अनुशासन पहले से अधिक, भावुकता पहले से कम। गुलनार नामनी एक स्त्री का तो उसने बहुत ही रोचक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। जो हो, अब यह न मान सकना कठिन है कि पिछले पत्रों में इस लड़के ने जो प्रणय निवेदन किया था सो इस मैत्रेयी के नाम ही, जिसके पिता की भूमिका शास्त्री जी को मिली हुई है। किंतु इस लड़के ने तो वहाँ नैनीताल में शादी की भीड़ भाड़ में मैत्रेयी को देखा है। क्या इतना भर साक्षात प्रेम हो जाने के लिए पर्याप्त है? शास्त्री जी के लिए विचार उत्तेजक है यह प्रश्न। प्रेम हो सकने के लिए कितनी अवधि आवश्यक है? उनका पंडित मन इसके दो परस्पर विरुद्ध उत्तर प्रस्तुत करके अपने पांडित्य का परिचय देता है। प्रेम हो सकने के लिए एक स्तर पर क्षण के सहस्त्रांश की अवधि पर्याप्त है और दूसरे स्तर पर अनेकानेक कल्पों की भी अपर्याप्त। शास्त्री जी ने स्वयं कभी प्रेम नहीं किया है जो अनुभव के आधार पर इसमें कोई एक विकल्प सही ठहरा सके। इतना अवश्य है कि विवाह से ठीक 1 वर्ष पूर्व उन्होंने दूध विनायक में अपने एक मित्र के यहाँ एक कन्या देखी थी। बल्कि देखी कहना उचित न होगा, क्योंकि इस कुमारी का चेहरा तारावा छात्रकुल कमलिनी नामक उस पुस्तक के पीछे छिपा हुआ था जिसे वो मनोयोग से पढ़ रही थी, और यह कन्या उसके मन को भा गई थी। यह नहीं कि शास्त्री जी प्रेमासक्त अथवा कामासक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। यही कि अनंतर यह जानकर उन्हें अपार आनंद हुआ कि पोथी बाँचने वाली यह कन्या इसलिए काशी लाई गई है कि उसके पिता डॉक्टर चिंतामणि पंत शास्त्री जी के पिता को समधी बनाना चाहते हैं। शास्त्री जी के पिता ने, जो बहुत जल्दी विधुर हो गए थे और जिन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था, इस प्रस्ताविता के जन्मांग चक्र की सामुद्रिक लक्षणों की और स्वास्थ्य की विस्तृत परीक्षा करवाई। स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके मित्र हकीम दुर्गादत्त विशेष रूप से मुरादाबाद से बुलवाए गए और उन्होंने नाड़ी देखकर बताया कि कन्या निरोग है। अनुशासनबद्ध दिनचर्या में तरुण शास्त्री के लिए इस बात का बहुत कम अवसर था कि वह दिव्य स्वप्न देखे, किंतु जब जब ऐसा अवसर आया तब तब उसे अपने को एक गौरवपूर्ण कोमलांगी सुकन्या का स्मरण करते पाया, जिसके चेहरे के स्थान पर किशोरीलाल गोस्वामी कृत तारा व छात्रकुल कमलिनी शोभायमान थी। एक बार उसने चौखंबा में गोपाले मंदिर के पास से गजरा खरीदने की धृष्टता की और विचित्र किंतु सत्य की गजरे के मोतियों से उसे छात्रकुल कमलिनी की महक मिली। यह बात युवा शास्त्री ने किसी को नहीं बताई। एक तो उसकी किसी से इस प्रकार की मित्रता नहीं थी, दूसरे जिससे विवाह ठहर चुका हो उसके संदर्भ में प्रेम की चर्चा करना उसे विचित्र प्रतीत होता था।
विवाह से कुछ ही महीने पूर्व विवाह शास्त्री ने सोहनी साहूओं के बेटे जयशंकर से पूछा था कि क्या हिंदी में किसी को भेंट करने योग्य अच्छा उपन्यास मिलेगा, किंतु पूछने पर भी यह नहीं बताया था कि पुस्तक भेंट किसे करनी है। जयशंकर की सलाह पर उन्होंने बंकिम की दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद खरीदा था, जो दुर्भाग्य से कभी उसे दिया नहीं जा सका, जिसके लिए वह लिया गया था। शास्त्री जी उस किसी को वह सब पढ़ा नहीं सके जो उन्होंने सोच रखा था कि पिता से चोरी छिपे पढ़वाएंगे। प्रीतिकर लगी थी उनके युवा मन को उस कन्या द्वारा अपने बड़े भाइयों से पूछ कर ठीकरे से फर्श पर लिख कर वर्णमाला सीख लेने की कथा। कहीं कुछ भी छिपा मिल जाए उसे तुरंत पढ़ने बैठ जाती है। वह ऐसा दूध विनायक वालों से जानकर वह मुदित हुए थे। युवा शास्त्री इस ब्राह्मण कुल कमलिनी वरार्थनी कन्या के घर विधिवत पहुंचा। नियत तिथि पर वधू के पिता ने कन्यादान का संकल्प भी उठाया, किंतु यह विवाह हुआ नहीं। जब शास्त्री के पिता ने मेरा बेटा आपके यहाँ कुछ खाएगा तो ककड़ी के पानी में गुथे आटे की पूरी ही ऐसा हठ किया, तब अल्मोड़ा के सारे ब्राह्मण समाज ने काशी के पोंगा पंडितों के इस हठ धर्मिता को अमान्य ठहराया और चुनौती भरे स्वर में कहा कि विवाह तभी होगा जब आपका पुत्र ससुर गृह का भात खाने को राजी होगा। अब चाहे तो बारात लौटा सकते हैं। सप्तपदी के बिना विवाह अपूर्ण है, इसलिए हम इस कन्या का विवाह शीघ्र ही किसी और से बिना हिचक करा देंगे, किंतु आपके इस पुत्र को इस समाज से कोई कन्या नहीं मिलने देंगे। उस क्षण युवा वर का मन हुआ था कि पिता की आज्ञा की अवहेलना करके कह दे कि मैं भात खाने के लिए तत्पर हूँ, विवाह जारी रखिए, किंतु ऐसा वह कह नहीं सकता था। और कुल पुरोहित ने आनंद फानन उसी रात एक ग्राम्या से काशी के पंडित का विवाह करा के शास्त्रियों की हठ धर्मिता की लाज रखवा ली। क्या शास्त्री जी को किसी भी अर्थ में उस कन्या से प्रेम हुआ था, जिसके चेहरे की जगह किशोरीलाल गोस्वामी जी का साहित्य प्रतिष्ठित था? शास्त्री जी के पास इस जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं। शास्त्रानी जी अलबत्ता शुरू से आज तक यही माने हुए हैं, प्रेम था शास्त्री जी को उस पुस्तक मुखी से। निरंतर शास्त्री जी को वह उस पुस्तक मुखी का समाचार कहीं न कहीं से लाकर देती रही। हो कहती शास्त्रानी जी, सुड़ो कहती और मुस्कुराती बताती, तुमको एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। कहा तुम्हारी उसकी शादी हो गई है, लड़का ओवरसियर है। तुम्हारी उसने गजब कर दिया। कहा नहीं होना कर दिया। कहा भात बनाने बैठी ठहरी, साथ में किताब ले गई चौक में। सास ने देखा तो सारा खाना फिकवाया। कहीं तुमसे उसकी शादी हो जाती तो तुम्हारे पिताजी पगला ही जाते पूरे। तुम ऐसे खुश रहते पढ़ते दोनों मिलकर। तुम्हारी उसके बेटा हुआ है, मिठाई तो खिलाओगे ही नहीं। खोज खाज कर लाती रही शास्त्रानी अपने पति की उसकी खबर, देती रही पति को। पति यदि सचमुच घोषित और दुस्साहसी प्रेमी होता तो वह भी अपनी उसकी इतनी जासूसी नहीं कर पाता जितनी शास्त्रानी करती रही। क्या एक विशिष्ट अर्थ में शास्त्रानी को अपनी इस पुस्तक मुखी सौत से प्रेम हो गया था, उस सौत से जिसका पुस्तक मुख तक उसने कभी देखा न था। जब 1935 में शास्त्रानी इस सौत के 7वें प्रसव में अकाल मृत्यु का समाचार लाई, सिबौसिब तुम्हारी वह जाती रही और इस समाचार को देते हुए उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। तब शास्त्री जी स्तब्ध रह गए। समाचार से उतने नहीं जितने पत्नी के भर आए गले से, अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं से। शास्त्रानी ने उस शाम कुछ नहीं खाया। शास्त्री जी ने अपनी उसका चेहरा देखा नहीं था, किंतु उस चेहरे के बारे में सुन रखा था कि अभिजात्यपूर्ण है। कृषांगी गौरवर्णा अभिजात सौंदर्य से मंडित वह कन्या शास्त्री जी की पत्नी नहीं बनी। बनती तो जैसा शास्त्रानी जी अक्सर कहती है घपला ही होता। हवाई मियाँ बीबी कसाई ससुर जी गृहस्थी का सुख हवा हो जाता, जैसा शास्त्रानी जी नहीं कहती, किंतु जैसा कहा जाना चाहिए, जैसा शास्त्री जी समझ भी चुके हैं। उनके लिए तो यह थोड़ी सी सांवली भारी बदन वाली आंखें नचाने वाली व्यवहार कुशल देहातन ही ठीक थी। यह देहातन और तो और उस पुस्तक मुखी की स्मृति इस पुस्तक प्रेमी के मन में जीवित रखने का दायित्व भी कुशलता से निभा सकी। अगर शास्त्री जी किसी के चेहरे की जगह पुस्तक भर देखकर किसी पर अनुरक्त हो सके, अगर शास्त्रानी किसी को देखे बगैर भी किसी से आक्रांत हो सके, तो क्या हम यह नहीं मान सकते कि प्यार होने के लिए न विपुल समय चाहिए न कोई स्थूल अवलंबन। उसके लिए कुछ चाहिए तो आक्रांत हो सकने की क्षमता। शास्त्री जी ने इधर इस विषय में काफ़ी चिंतन किया और उसका निष्कर्ष अद्भुत है। प्यार वह भार है जिससे मानस पोत जीवन सागर में संतुलित गर्वोन्नत तीर पाता है। इस भार के लिए छोड़े गए स्थान की पूर्ति हम यथाशक्य अपने प्रति अपने प्यार से करते हैं, किंतु कुछ स्थान फिर भी बच रहता है। इसे कैसे भी किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति प्यार से भरा जाना जरूरी है, भरा जाता भी है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम किसी से अज्ञात अनाम तक से भी प्यार कर सकते हैं। आप गौर कर रहे होंगे कि शास्त्री जी स्मरण चिंतन का क्रम छेड़े हुए हैं, वही नहीं कर रहे हैं पंडित प्रवर से जो उन्हें करना चाहिए।
इस तथ्य से साक्षात कि अगर उस लड़के ने अपने मानस पोत के उस रिक्त स्थान में मैत्रेयी के प्रति अनुराग भर लिया है तो मैत्रेयी के पिता की हैसियत से वह इस संबंध में क्या कहना अथवा क्या करना चाहते हैं। उनके पास बहुत ही अस्पष्ट सा एक उत्तर है, दया के विवाह के बाद देखेंगे। वह यह भी जान लेने का कोई यत्न नहीं कर रहे हैं कि कहीं मैत्रेयी भी अपने मानस पोत में वह रिक्त स्थान डीडी की स्मृति के सहारे तो नहीं भर ले रही है, या ऐसा तो नहीं कि वह जान चुके हैं और इस बारे में भी दया के विवाह की बात सोचेंगे। जहाँ तक बेबी का सवाल है, हमें यह तथ्य रेखांकित करना होगा कि दया से विवाह न करके डीडी ने उसे निराश नहीं संतुष्ट किया है। अगर वह दया का वर्ण कर लेता तो सिद्ध होता कि न केवल वह बेचारा है बल्कि बेचारगी से ही ब्याह भी करना चाहता है। उस दशा में उसे बहुत ही सामान्य किस्म का मूर्ख मानना होता। बेबी उसे असामान्य किस्म का मूर्ख माने हुए है। उसके प्रसंग में शिवो शिव इतना सुना है उसने कि वह उसे शिव ही शिव मालूम होने लगा है। मानवों में डीडी उसके लिए कुछ वैसा ही प्रीतिकर उटपटांग किस्म का जीव है जैसा कि देवी देवताओं में शिव। संभव है कि मध्यम वर्गीय प्रेम कथा में मिथक पुराण और धर्म घसीट लाने की धृष्टता के लिए आप मुझे धिक्कारें, किंतु शास्त्रियों की यह बेटी उस डीडी को लाटे की संज्ञा दे चुकी है और लाटा माना बीच बीच में भयंकर प्रलयंकर किस्म का होता जाता लाटा। मिथक में कोई है तो शिव ही। अगर परिवार के और जन खासकर बेबी की ईजा इस लाटे को भीषण रूप से अयोग्य वर ठहरा रहे हैं बेबी के लिए, तो यह भी मिथक सम्मत बात ही है। सुनैना के सुनैनों को कितना कष्ट हुआ था भोला भंडारी वर महोदय को देखकर, यह शास्त्री पुत्री को भली भांति ज्ञात है। उसे पहले भी पता था कि डीडी ये पत्र उसी के लिए लिख रहा है। अब उसे पता है कि पिता को भी पता है और वह सुखी है, यह देख कर कि पता होने के बावजूद पिता किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। पिछले दिनों गुड़िया अल्मोड़ा आई हुई थी और बेबी की उससे डीडी के विषय में बहुत सारी बातचीत हुई। प्रकट हुआ कि जितने किस्से डीडी के शिव शिव बेचारा होने के हैं उतने ही क्या अड़कस जस क्या पता जाने कैसा अर्थात विचित्र और हास्यास्पद होने के भी हैं। न सिर्फ यह कि उससे मारगाट पड़ जाती है बल्कि यह भी कि अक्सर वह ऐसे पाखानों में टट्टी कर चुका होता है जिनमें दुर्भाग्य से नल में पानी न आ रहा हो, कि उससे टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लग पाता, कि उसकी पतलून पीछे से फट जाती है और उसे पता नहीं चलता, कि उसके चौड़े पाँवों को जो जूते काटते हैं वह बहुधा उन जूतों को हाथ में लटकाए हुए चलने के लिए बाध्य होता है। और हाँ, एक बार क्या हुआ ना, डीडी दाजी को रामपुर की एक सड़क में ऐसा लगा कि सामने से मिट्टी तेल की टंकी वाली जो बैलगाड़ी जा रही है उसमें से तेल चू रहा है। बेचारा दौड़कर गाड़ीवान के पास पहुंचा कि भाई तुम्हारी तेल की टंकी लीक कर रही है बल। गाड़ीवान ने कहा कि बैल की टंकी लीक कर रही है, हमारी नहीं। खूब हंसे गुड़िया और बेबी डीडी की बातें करके। क्या वही लोग हमें प्रीतिकर नहीं होते जिन पर हम हंस सकें, जो हमें हंसा सके। बेबी को दयादी के विवाह की बारात के साथ डीडी के आगमन की प्रतीक्षा है, किंतु प्रेम के लिए नहीं, बदमाशी के लिए। बदमाशी का सही अनुवाद लीला होगा इस संदर्भ में, यद्यपि सुधीजनों को इस अनुवाद से किंचित आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है। बेबी के लिए प्रेम दो अकेलेपनों को एक दूसरे को सहेजने, सहलाने और असीसने का पीड़ास्पद और पीड़ाजनित क्रम नहीं है। प्रेम उसके लिए दो जनों की स्वास्थ्यप्रद कीड़ा है। वह जानती है कि डीडी प्रेम को इस दृष्टि से नहीं देखता, इसलिए वह सोचती है कि अगर डीडी आया तो वह कभी गर्वीली अलभ्य सामग्री बनकर उसी के बनाए सिंहासन पर विराजमान रहेगी और हथेली पर उसका विह्वल जिलेम्बू ग्रहण करेगी और कभी उसे धकियाकर और उसके बनाए सिंहासन को लतियाकर दौड़ भागेगी कि मैं कोई देवी, कोई सामग्री नहीं, कौतुक कन्या हूँ मात्र, और जो तेरे भेजी में अक्ल और टांगों में ताकत हो तो दौड़कर मुझे पकड़ ले और दे गिरा घास पर, हाँपता हुआ झुक मुझ हाँपती हुई पर। डीडी टैक्सी से अल्मोड़ा आया है, साथ में असिस्टेंट भी है उसके, फिल्म बनाएगा। यह घटना जितनी उल्लेखनीय डीडी के लिए है उतनी ही अल्मोड़ा शहर के लिए भी। डीडी दया के लिए महंगी साड़ी लाया है, 350 की होगी कम से कम। नहीं, 350 की तो क्या होगी, अभी पिछले साल मेरी मामी ने ली थी कुसुम की शादी के लिए, 200-250 की ऐसी आती है। ये वाली कांजीवरम टेम्पल, महारानी रेड कलर चॉइस अच्छी है, ज़रा डिफरेंट भी हो गया ना। टैग तो इस पर 290 का है। अरे वहाँ डिस्काउंट होता ही रहने वाला हुआ बल। डीडी बेबी के लिए भी साड़ी लाया और पाजेब भी। क्यों जी, बेबी के लिए साड़ी लाना कैसा हुआ या? जो तो बेबी को बैडी समझ कर लाया है तो क्या गुड़िया उसकी बैडी नहीं ठहरी बल? और ये झनक झनक पायल बाजे क्या ला रहा होगा? अनूप शहर ठाकुर द्वार वाली समझ रखी उसने हमारी बेबी को।
डीडी टैक्सी से आया है और इसी टैक्सी से कल विदा के बाद कभी दिल्ली लौट जाएगा। डीडी अपनी टैक्सी सबको इस्तेमाल करने दे रहा है। दिल्ली से टैक्सी लेकर आने जाने में कितने लगते होंगे मम्मी? कौन गया होगा टैक्सी से? किसे मालूम हो रहा होगा। डीडी मामा का सूट देख मम्मी, सूट। अरे और ही बात हो रही है उसकी। सूट बूट टाई, एक टाई बब्बन के लिए भी ला रहा। बब्बन बेचारा इंटरव्यू की वजह से आ ही नहीं सका। बहुत प्रेम ठहरा बब्बन डीडी में नान छीना से। डीडी मामा मुटा ही रहा मम्मी। मुटा कहाँ रहा, थोड़ी अब मुँह में सिरी जैसी आ रही है, अंग भी भर रहा। सिबो कितना संतोष होता काकी को जिंदा होती तो। अभी लाख वाला हुआ कि नहीं मम्मी हमारा डीडी मामा? अब इसकी शादी बेबी कैंजा से हो सकेगी ना? और बबली दी बगैर ग्लिसरीन के जब चाहे तब न्योते जा सकने वाला अपने आंसू रंग वाली के पिछौड़े के कोने से झट पोंछ कर हंस देती है और चपती आकर मुनिया को कहती है, तेरी जैसी बूढ़ी अम्माएं गठजोड़ कराने बैठेंगी तो मामाओं की कंजाओं से शादियां भी हो रहेंगी। डीडी की सारे घर में चर्चा है, नगर में चर्चा है। डीडी सुन रहा है क्योंकि इस नगर में जो भी कहा जाता है सबको सुनाकर कहा जाता है। पीठ पीछे भी कहा जाता है तो किसी ऐसे भरोसे के व्यक्ति से जो किसी से न कहना का गूढ़ार्थ जानता है। यहाँ से जाते ही सबसे कह देना। डीडी सुन रहा है और प्रसन्न हो रहा है। लिखते हुए मेरी लेखनी लजाती है, किंतु सत्य है कि इतना प्रसन्न तो वह कभी कोई अच्छी सी कविता लिख या पढ़कर भी नहीं हुआ। व्यंग और ईर्ष्या के स्वर भी सुन रहा है डीडी, पर ये बोल भी मीठे लग रहे हैं उसे। व्यंग और ईर्ष्या का पात्र समझा जाना इस समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मान्य हो जाने की निशानी है। अब तक उसे कोरा देविया कहा जाता था, अब उसका उपनाम रखने की आवश्यकता अनुभव की गई इस नगर में, इस समाज में, ताकि तुरंत पहचाना जा सके कि किस देविया की बात हो रही है। देविया मास्टर, देविया डियर, देविया ताड़, देविया यस सर, देविया डिनर, देविया बोतल तो पहले से ही नगर में थे। अब एक और देविया चढ़ गया है सूची में, देविया टैक्सी। जैसे लखनऊ का थानेदार देवी दत्त जोशी एक बार मित्रों से रात का खाना मेरे यहाँ ही खा लेना, कहने की जगह रात का डिनर मेरे यहाँ ही रहेगा कहने और फिर वही रोटी और आलू मूली की सब्जी खिलाने के कारण सारे समाज में देविया डिनर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसी तरह यह बम्बई का देवी दत्त तिवारी एक बार टैक्सी से अल्मोड़ा आने और उसी टैक्सी पर घूमने फिरने के कारण आजीवन देविया टैक्सी कहलाएगा। डीडी जानता है कि यह महत्व से धोखे में मिला है। अभी वह लाखों वाला हुआ नहीं है, वह गुलनार का वैभव उड़कर आया है, किंतु डीडी चाहता है अब कि वह सचमुच लाखों वाला बन जाए। किसी की योग्य बनते बनते इस योग्य बन जाए कि गुलनार की तरह उसे भी भारतीय रुपया बहुत सस्ता लगने लगे। जिस भारतीय अमीरी ने उसे हिकारत से देखा है, उस भारतीय अमीरी को वह हिकारत से देख सके। किसी भी दृष्टि से सत्तुत्य नहीं माना जा सकता प्रतिशोध की इच्छा से उत्पन्न इस प्रेरणा को। क्या इसी को वह विद्रोह कहता है? नहीं, जरा उसकी सुनिए। वह कहता है मुझे किसी व्यक्ति से नहीं, इस देश की दरिद्रता से बैर है। और आप गलत समझ रहे हैं। चक्रपथ पर सार्जन यात्रा पूरी करके लौटने के बाद मैं पोटली में वे जो असरफियाँ बांध कर लाऊंगा, सो इसलिए नहीं लाऊंगा कि अपने अमीर रिश्तेदारों को उनकी चमक से आतंकित कर सकूं। मैं उनसे अपने दीन दरिद्र संबंधियों की अतृप्त आकांक्षाएं पूरी करूंगा। तुझे क्या चाहिए मोहन? हुचकी स्कॉच की एक बोतल मिलेगी। तुम्हारी निगाह बार बार कौशल की घरवाली के गले पर क्यों टिकती है? क्यों बार बार तुम छूकर देखती हो हीरे का पेंडेंट? बबली दी, तुम्हें भी चाहिए वैसा मिलेगा। सुशीलो भाव, क्यों दिन मान कड़बड़ लगा रखती हो जेठजिया? तुम अपने बेटे के सामने, वह नहीं करा सकता तुम्हें चारों धाम। कहाँ से कराए 200 रुपये की तलब तनख्वाह में? मैं करा दूंगा, तुम क्यों चिंतित हो कौस्तुभदा? ईजा को कैंसर के इलाज के लिए बम्बई ले जाना है, ले जाओ, पैसों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। रोज डाकिए के पास से मुंह लटकाए क्यों लौटते हो धनीराम? नहीं भेजा इस बार तुम्हारे फौजी सुपूत ने मनी ऑर्डर? नहीं भेज सका होगा, उसका भी परिवार बड़ा हो गया। पिछले ही महीने एक लड़की और हो गई है सुना। 20 ही रुपये तो भेजता है न वह। मुझसे लो और गुड़गुड़ाओ मजे से हुक्का। हाय तिलोकिया, यह क्या गजब कर रहा है तू? बल्द बना खुद जोत रहा है या निखिद्ध खेत? अरे तेरा बैल मर गया तो क्या हुआ, दुनिया के सारे बैल तो नहीं मर गए। देखो ले पैसे जा खरीद। ओ मम्मी मम्मी वाली मुनिया, होटल, हवाई जहाज, विदेश, यही सब देखती रहती है ना सपने में? सपने में क्या देखना, ले यह आने जाने का टिकट और होटल में रहने, पेरिस में घूमने का खर्चा। हाँ, उसी पेरिस में जहाँ से मोतीलाल जी के कपड़े धुल कर आते थे बल। तुझे क्या चाहिए भाव? गोल गोल पटरी पर चलने वाली छुक छुक। ये है मेरी पोटली में, ये है ये। मुझे मालूम नहीं कि कब क्रांति आसफ अली रोड की अपनी हवेली के बाहर निकलेगी। मुझे निम्न मध्यम वर्गीय गदलसरू में इतना धैर्य नहीं था रे, इसलिए मैं जाकर कमा लाया यह पोटली। अब जिसे जो चाहिए यहाँ आए ले जाए।
मेरे दरिद्र देश, मेरे दरिद्र समाज, मेरे दरिद्र वर्ग, कुछ ऐसा हुआ चमत्कार कि मैं आज और केवल आज और सो भी इस पोटली के खाली होने तक इस स्थिति में हूँ कि तेरी इच्छाएं पूरी कर दूँ, तेरी और तेरे पितरों की। तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। ओ दरिद्र, कितनी दरिद्र है तेरी इच्छाएं। जब मैं डॉलर के चश्मे से देखता हूँ तेरे रुपये को तो मुझे हंसी आती है तेरी परेशानी पर। यह तेरी इच्छा का सवाल है तो बहुत ही छोटा सवाल है पगले। ले पकड़ यह नोट, इसमें हो जाएगा, बल्कि कुछ बच ही रहेगा। और हाँ देख, छुट्टा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह रहा है कथानायक, और हम इसके अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं कि सुने और एक दूसरे से आंखों आंखों में कहें। आज मूड में है हमारा निम्न मध्यम वर्गीय युवा क्रांतिकारी डीडी द मूडी अपने नवीन देविया टैक्सी अवतार में पूरे उत्साह से दुल्हे की पालकी के साथ साथ चल रहा है। अपनी सारस चाल में उसके पीछे चल रहे हैं सिर पर लाल वस्त्र से ढके ब्योली पीठ उठाए नौकर। डीडी करता धरता और फिल्म दिग्दर्शक बना हुआ है। उसके कंधे पर कैमरे लटके हैं। बम्बई से तो कुल 6 लोग आए हैं। 2 जवाई अपने अपने शहरों से सीधे यहाँ पहुँचे हैं। नगर में भी पंत जी के बिरादर नगण्य हैं। साधारणतः ऐसे अवसरों पर बिरादरों के बिरादर आकर बारात की शोभा बढ़ा जाते हैं, किंतु उन्होंने भी शास्त्री जी के महत्व को समझते हुए बारात के स्वागत के लिए वधू के घर जाना ही उचित समझा। वर पुरोहित समेत कुल जमा 14 लोग बारात में, और उनमें वीआईपी बना हुआ डीडी। वेंडिस नगर में कायदे का कोई मिलता नहीं, तोहरी वादक अवश्य है। दूध 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 ढमाढम जा रहा है बारात। पीछे पीछे टैक्सी में वर की वयोवृद्ध नाना, छोटे भांजे भांजी और पुरोहित आ रहे हैं, और आ रहा है शूटिंग का सामान और सहायक। बारात उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से ब्रेमार की ओर जाने वाली पगडंडी फूटती है। टैक्सी से लोग उतर गए, सामान भी उतार लिया गया। अब एक कैमरे से नायक ने यहाँ फिल्म खींचना शुरू कर दिया है, और दूसरे कैमरे से मैं उसके फ़ोटो खींचते रहने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। यहाँ यह नायक बारात से आगे झपट कर निकल आया था। स्वागतम की बत्तियों से जगमगाते कदली खंभ वाले द्वार के पार जाकर स्वागत करने खड़े लोगों को हक्का बक्का सा छोड़ता हुआ फूलों की सीढ़ीदार क्यारियों को कूदता हुआ इस चट्टान पर आ खड़ा हुआ था। वह पालकी से उतरे वर द्वारा वधू के किसी अनुज द्वारा उठाए गए रंग बिरंग छत्र की छाया में आने और द्वारचार के लिए जाने टॉप एंगल शॉट लेना चाहता था। यहाँ नायक उस चट्टान से फिसलकर नीचे वाली क्यारी में गिर पड़ा है। कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कैमरा सलामत, टॉप एंगल शॉट सलामत। ग्लेडोली का एक पौधा जरूर कुचल गया और नायक की पतलून पर थोड़ी सी मिट्टी लग गई। यहाँ नायक उठ खड़ा हुआ है और मेरे कैमरे को पीठ दिए हाथ हिला रहा है। आप ऊपर कुछ लड़कियाँ देख रहे हैं ना? ये नायक पर हंसी। हंसने वालों का यूं हाथ हिलाकर अभिवादन करना नए पाश्चात्य साथियों से सीखी अदा है नायक की। होल्ड इट, आई गाच्या, अब बस हम समझ गए। यहाँ नायक कर्नल साहब से हाथ मिला रहा है। नायक के बटन होल में आप जो गुलाब की कली देख रहे हैं सो कर्नल साहब ने ही उसे दी है। कर्नल साहब के आग्रह पर गेंदे की फूलमाला की जगह बारातियों को नेहरूआना गुलाब की कलियां दी गई हैं। हाथ मिलाते हुए नायक कह रहा है, कहिए कर्नल, अब तो गुस्सा नहीं। यहाँ यह द्वारचार हो रहा है। वर ने जूता उतार दिया है। वधू के चाचा उसके पैर धो रहे हैं। परंपरागत वेशभूषा रेशमी कुर्ता पीताम्बर और पंपसू पहनकर नहीं आया है वर। देश वाली चाल में सूट बूट पहने हैं, जिस पर परंपरागत शॉल, साफा और गणेश जी के चित्र वाला बड़ा सा कागज का मुकुट विचित्र लग रहा है लोगों को। बाद में वर को शास्त्री जी के आग्रह पर पीताम्बर कुर्ता धारण करना पड़ा। नायक वर के जूते की सुरक्षा के लिए झुका हुआ देखा जा सकता है। इस जूते को चुराने छिपाने के लिए बेबी और गुड़िया नामनी 2 सालियाँ भी झुकी हुई हैं दिखाई दे रही हैं। यहाँ नायक जूता युद्ध विजेता बना खड़ा है। बेबी और गुड़िया क्रुद्ध निराश दिख रही हैं। पृष्ठभूमि में खड़ी औरतों के मुँह जब वही महाराजा देश में आए गाते हुए खुले हैं, और उनकी आंखों में यह ठीक नहीं का भाव डीडी के लिए है, जो सालियों के साथ जूता छिपाने और जूता के एवज में जीजा से रुपया पाने का हक छीनकर बचपना कर रहे हैं। यहाँ नायक का मुँह यह क्या कहते हुए खुला है। उसके हाथ विरोध में फैले हुए हैं और बेबी उसका कैमरा लेकर भाग रही है। नायक जूते की रक्षा में इतना व्यस्त था कि कैमरे की ओर किंचित लापरवाह हो गया था। यहाँ नायक का कैमरा लौटाया जा रहा है और वह 30 रुपये बेबी गुड़िया को दे रहा है। ये शास्त्री जी की बहन खड़ी हैं जिन्होंने डांट फटकार लगाकर कैमरा लौटवाया। इनका तो यह कहना था कि डीडी से पैसे नहीं लिए जा सकते, वह जीजा नहीं। डीडी के कंधे पर प्यार भरा हाथ रखे मेरे कैमरे के हित दंता वाली निपोरे ये बबली दी हैं। इन्होंने अंतिम निर्णय दिया। घराती समझते हो तो डीडी इन लड़कियों का बड़ा भाई ठहरा, बाराती समझते हो तो यह वर का छोटा भाई ठहरा। हर तरह से इसका देने का रिश्ता हुआ। ये चित्र हमारे बहुत मतलब के नहीं, स्वागत और भोज के समय लिए गए हैं। यूँ इनमें भी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं।
यद्यपि बाराती ऐसे बम्बई वासी पहाड़ी हैं जिनका इस नगर में कोई संपर्क सूत्र नहीं, तथापि लोग बाग उनसे बहुत आत्मीयता से मिल रहे हैं। संबंधों के जटिल विस्तृत जाल में से कोई न कोई संपर्क का सूत्र उन्होंने ढूंढ निकाला है। अच्छा चकली स्क्वायर लखनऊ वाले गिरीश चंद्र जी आपके रिश्ते में ककिया ससुर लगे? मेरे कंजस से वह मामा हुए, हम भी मामा ही कहते हैं। मेरी काकी के मामा के लड़के हैं वह। ये सब लोग एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे के पते नोट कर रहे हैं। तब की मान्यताओं के अनुसार एक दूसरे के इष्ट मित्रान मध्य हैं। शादी ब्याह के लिए यह जानकारी काम की होती थी, और हाँ, इसके सहारे किसी अजनबी शहर में आपको रहने खाने का सहारा भी हो सकता था। इस चित्र को आप शायद विशिष्ट कहना चाहेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को आप पहचान ही रहे होंगे, डीडी को भी। भीड़ के बीच में ये पीताम्बर दुसाले साफे में शास्त्री जी हैं। गौर कीजिए कि केवल डीडी पंत जी से इस श्रद्धा भाव से उन्मुख है कि कविवर दर्शन पाकर धन्य हुआ मैं। पिछली सीढ़ी के लोगों के लिए इस छायावादी कवि का अन्यथा ठोस अस्तित्व है। शिवनराकोट के भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंचप्रवर और मध्य अंधिनी शाखा वाले शुक्ल, यजुर्वेदा ध्यानी गोसाई दत्त आत्मज गंगा दत्त आत्मज मदन नारायण आत्मज भवानी दत्त के रूप में। उन्हें खेद है कि गोसाई ने विवाह नहीं किया। विवाह के समय वह इस रूप में उद्घोषित किया जाता समाज के सामने। विवाह नहीं हुआ, बाल बच्चे नहीं हुए, अतएव मृत्यु के बाद भी इस रूप में इनका स्मरण नहीं किया जा सकेगा। सचमुच बहुत अफसोस की बात है। हिंदी साहित्य का क्या भरोसा। यहाँ ये खादीदारी विधायक खड़े हैं। परंपरावादी लोगों के लिए इनका भी जो परिचय है वन संदर्भ में है। डीडी का जैसा एक आधुनिक लड़का अवश्य इन्हें अन्यथा सम्मान देने में व्यस्त दिख रहा है। डीडी जैसा ये युवा आधुनिक समाज बनाएंगे आगे चलकर, जिसमें व्यक्ति की अस्मिता एक पिटे पिटाए खानदानी नुस्खे तक सीमित नहीं रहेगी। वह अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा, धन की हो, यश की हो, सत्ता या शक्ति की हो। अगर दुर्भाग्य से उस समाज में एक ही बिरादरी के व्यक्ति परस्पर बड़े और छोटे, महत्वहीन और महत्वपूर्ण होने लगेंगे तो इसी का नाम परिवर्तन है। यहाँ डीडी मकान के पिछवाड़े खड़ा है, एकांत में सिगरेट पीने के लिए और यह देखने के लिए कि उसके पीछे पीछे बेबी यहाँ आती है कि नहीं। नीचे खेत की सीढ़ी में भट्टी के पास नगर के स्थायी रसोई इंचार्ज पूरन भ्राता खड़े हैं। कहीं भी विवाह व्रत बंद हो, भ्राता बुलाए जाते हैं। इनकी देखरेख में इनके बताए अंदाजे से घर की औरतें नौकर चाकर भोज के लिए तमाम व्यंजन तैयार करते हैं। भ्राता को भ्राता इसलिए कहा जाता है कि इनके हर किसी को भ्राता कहकर संबोधित करने की आदत है। प्रसंगवश भ्राता हलवाई नहीं वकील है। हाफ पैंट बनियान में पसीने से तर खड़े भ्राता पूछ रहे हैं, कैसा हुआ भ्राता खाना? तुम बम्बई वालों को तो ताज में खाने की आदत ठहरी, तुम्हारे मन जैसा कुछ हुआ कि नहीं? यहाँ नायक जिस दाड़िम के पेड़ के नीचे खड़ा है वह उस खुली रसोई के पास ही लेकिन थोड़ा ओट में है। वह मंत्रमुग्ध भाव से कुछ देख रहा है। उसकी दृष्टि थोड़ी नीचे को है। वह देख रहा है पाजेब दिखाती नायिका को, वह गरारा पहने हुए, जो इस नगर के लिए बहुत नई सी विचित्र सी चीज़ है। वह तो इससे भी अधिक विचित्र बात करना चाहती थी। बरेली से अपने लिए भी घाघरे आगड़े का वैसा जोड़ा बनवाना चाहती थी जैसा भाभियों के पास है। कितनी प्यारी प्यारी तो लगती है वे गहरा नीला सल में सितारों वाला घाघरा और चटक लाल अगड़ा पहनकर। बड़ी मुश्किल से बेबी को समझाया जा सका कि जोड़ा विवाहितें ही पहनती हैं और वह ससुराल से आता है। समझौते में उसी नीले कपड़े का यह गरारा बनवाया गया था। इस चित्र में देखिए ज़्यादा साफ है। नायिका दोनों हाथों से गरारा तनिक सा उठाए है। ध्यान दे कोहनियों के तनाव पर, ध्यान दे इन गोरे गोरे नंगे पाँवों पर जिन्हें मेहंदी की कोई अपेक्षा नहीं, प्रतीक्षा अवश्य हो सकती है। ध्यान दे इन खुली खुली बड़ी बड़ी आंखों पर जो अपनी पाजेब को और उन पर टिकी नायक की आंखों को एक साथ देखना चाहती है। ध्यान दे इस आत्मरत आत्ममुग्ध मुस्कान पर। मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि इस चित्र में कोई ऐसी मूल्यवान बात नहीं है कि आप अपना अमूल्य समय इसके सूक्ष्मावलोकन में नष्ट करें। आप नायक नहीं हैं। विडंबना की स्वयं नायक के पास यह फोटो नहीं है। अगर उसे मालूम होता मेरे पास है तो वह कुछ भी कीमत दे देता इसकी। डॉलर में ऐसा पूछने की औपचारिकता भी आवश्यक नहीं मालूम होती उसे। यह एक और फोटो है जिसे पाने के लिए नायक ललक उठता। नायिका दौड़ी आ रही है। वह अपने बाएं हाथ से गरारा संभाले हुए है और उसकी दाईं हथेली अपने हंसते चेहरे पर उल्टी पड़ी हुई है। कितनी साफ आ रही है ना ये फोटो। बेबी के हाथ के रेखड़े तक दिख रहे हैं। पेंडेंट का हीरा देखो कहाँ कैसा चमक रहा है झम। उसकी मझली बोझियों का है। पाजेब नहीं देख रहे, पाजेब डीडी लाया था। ओ इज्जा, पीछे दाड़िम के बोट के नीचे है डीडी ही तो खड़ा है। क्योंकि नायक पीछे खड़ा है वह कुछ भी दे देता यह देखने के लिए कि सामने से उस क्षण नायिका का रंग क्या था। उसने नायिका से पूछा था कि मेरी भेजी चीज़ें मिल गई। नायिका ने पाजेब दिखा दी थी। फिर नायिका ने पूछा था कि क्या बम्बई में पाजेब भेजने का रिवाज है। नायक ने कहा था कि बम्बई में अपने को ही भेज देने का रिवाज है, मुझे ले लो।
नायिका ने कहा था, मैं ले भी लूँगी, बांध भी दूंगी गोठ में, खूंटे से मार गांठ तो ही लगाना ताकि बंधा रहे। इस पर याकीवादी नायक ने नायिका की बाँह गह ली और वह छुड़ाकर भाग गई थी। ये कन्यादान के गोठ में लिए वे चित्र हैं। क्या कीजिएगा सब देखकर। एक दरिद्र देश और समाज की बहुविधि, बहुरंगी और पुरातन अनुष्ठान प्रियता की ये साक्ष्य आपके आधुनिक मन में खींच और क्रोध पैदा कर सकते हैं। कथानायक को भी अक्सर लगता है कि सबको देखना वैसा ही है जैसा सजी धजी बचुली बूबू को देखना। निर्धन और मूढ़ पति की निपुती जरा जर्जरा सुंदरी सुहागन बचुली बुआ के मांसहीन कंधों पर रंगवाली का पिछौड़ा जितना विद्रूप नायक को लगता था, संभव है उतने ही विद्रूप लगे आपको इस दरिद्र समाज द्वारा वैदिक भारत के आह्वान के ये अनुष्ठान। या कहीं आप इतने आधुनिक तो नहीं हो गए? इस बीच की यह सब आपके लिए किसी आदिवासी संस्कृत की श्रेणी में आ चुका है और आप हाउ क्वेंट या हाउ क्यूट कहकर इस तमाशे को देखना चाहते हैं जिज्ञासु बनकर। ये छोली दी जा रही है। छोली, व्हाट इज़ इट? गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट, फ्रूट्स, मेवाज, मिठाई एक्सचेंज कर रहे हैं, बाद में बांटेंगे बिरादरी में। चावल का आटा, गुड़ एंड तिल, फनी केक कह सकते हैं आप। या कि आप आधुनिकता भोगकर इधर कुछ विरक्त हो गए हैं और इसका स्मृत्याभास आपको निकाह करने लगा है और आपकी आधुनिक संपन्नता चाहती है कि रिवाइवल हो। नहीं जी, हम शादी से पहले दिन जनेऊ नहीं डलवाएंगे लड़के के, बाद में मौर्या में रिसेप्शन में। जो हो, तत्कालीन नायक इस सबके विरुद्ध है, लेकिन इसे देखते हुए उन दोनों तरह के आधुनिक वाले भाव भी उसके मन में है जिनके ऊपर चर्चा की गई है। हर अनुष्ठान वह ध्यान से देख रहा है तो इसलिए कि फिल्म कैमरे से अंकित कर रहा है उसे, समझ रहा है तो इसलिए कि कमेंट्री के लिए नोट्स देने होंगे। उसकी जिज्ञासा इसलिए बदलती हुई है कि क्या बम्बई में टीके में पाजेब भेजते हैं? से उत्पन्न याकीवाद का एक पक्ष उसे आश्वस्त कर रहा है कि इसी गोठ में इसी तरह उसका विवाह होगा। उसे सुझाने वाला कोई बुजुर्ग है नहीं घर में, इसलिए आवश्यक है कि इस रिहर्सल में हर बात समझ ले ताकि अपने विवाह का प्रबंध स्वयं भली बात कर पाए। द्वारचार में दूर बम्बई से अपने कबीले के साथ भटकते आए किशन महाराज की वंशावली पूछकर, उपहारों से प्रसन्न कर और विधिवत पूछकर कन्यादान वचन दिया जा चुका है, उनका वरण किया जा चुका है। अब आरंभ हो रही है कन्यादान की कार्रवाई। यह देखिए, वर महोदय को बैठने के लिए विस्टर दिया जा रहा है और वह वैदिक संस्कृत में उद्घोषणा कर रहे हैं कि जैसे तारों में सूर्य है वैसे अपनी जाति वालों में मैं हूँ। किसी ने मेरा तिरस्कार किया तो विस्टर की तरह उसे भी नीचे दबाकर बैठ जाऊँगा। अब इन्हें पाँव धोने के लिए, अर्ध के लिए, आचमन के लिए जल दिया जा रहा है और यह जल की संसा में वैदिक ऋचाएँ उचार रहे हैं। अब इन्हें कांसे की थाली में शहद और घी यानी मधुपर्क दिया जा रहा है। यह मित्र की आंख से उसे देख रहे हैं, अनामिका से उसे मिला रहे हैं, उसमें जो भी खराब हो उसे अंगूठे और अनामिका से निकाल कर फेंक रहे हैं और अंततः उसे खा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मधु की मिठास, मधु का उत्तम रूप, मधु का आहार, मैं इन सब के द्वारा सबसे उत्तम बनूं, मीठा बनूं, खूब खाया पिया बनूं। अब यह हाथ धोकर आचमन करके अपनी इंद्रियां स्पर्श कर रहे हैं और वैदिक भाषा में कह रहे हैं। मुख में वाणी, नसों में प्राण, आँखों में दृष्टि, कानों में श्रवण शक्ति, बाहों में बल, जंघाओं में पराक्रम सदा बना रहे। मेरे समस्त अंग रोग रहित होकर मेरे शरीर बने रहें।